आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आज वाक्य पढ़ेंगे। और जो वाक्य है उसका एक टाइप पढ़ेंगे। वाक्य के देखो तीन आधार हैं, तीन आधार हैं और उसी के आधार पर प्रकार हैं। एक तो क्या हो जाता है, सबसे पहला जो अपन आज जो पढ़ेंगे वो है क्या, क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर, एक प्रयोग संरचना के आधार पर होता है, ठीक है, ये होता है, ये हो गए। अब इसमें जो ये है, ये वाला है, इसके अंदर आते हैं अपने वाच्य। जो वाच्य परिवर्तन आएगा ना वो इसी के अंदर आएगा, अपने जो वाच्य परिवर्तन आएगा। संस्कृत में वाच्य परिवर्तन अलग है, इसमें अलग है। तो वाच्य परिवर्तन जैसे कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, ये सब इसके अंदर आएंगे। तो जो पहला प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे। और वाक्य, वाक्य क्या होता है, वाक्य वही है, वाक्य क्या है, वाक्य क्या है, दो चीज़ है, शब्दों का योग है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सार्थक, सार्थक शब्दों का योग, ठीक है। और एक मैं लाइन ये कहूँ कि शब्दों का सार्थक योग, शब्दों का सार्थक योग। तो इसमें से जो नीचे वाली लाइन है वो उचित है और ये गलत है। क्यों, क्योंकि सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों का योग, जैसे मैं कहूँ कि राम, 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 राम गया, ये भी शब्द है ना, ये भी तो शब्द है। और मैं कहूँ मोहन, मोहन, खाना, खाना, कूदना, ये क्या है, ये शब्द है, ये शब्द है और इनका योग भी हो रहा है, एक ही वाक्य में पिरोए गए। लेकिन ये वाक्य नहीं है। वाक्य क्या होगा कि जब शब्दों का सार्थक योग हो, यानी कि शब्द जोड़े और फिर उनका क्या निकले, अर्थ निकले। जैसे कि राम, खाना, ठीक है, और खाया लिख दो या खाता, खाता है, खाता है। अब ये वाक्य है, क्यों, क्योंकि शब्दों का योग तो है ही, लेकिन इनका अर्थ भी निकल रहा है। इसका कोई अर्थ निकल, राम मोहन खाना कूदना, इसका क्या अर्थ निकलेगा, कुछ ही अर्थ नहीं निकलेगा। तो शब्दों का योग तो है लेकिन फिर उसका अर्थ भी निकले, वो है। तो नीचे वाली लाइन ज़्यादा ठीक है। और बस, और अब वाक्य, वाक्य अपन पहला प्रकार लेते हैं। अच्छा, वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के अंग है, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है विधेय। तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में आ जाता है आपका, जनरली आप कर्ता ले लो, कर्ता, और कर्ता का क्या आ जाता है, विस्तारक, कर्ता विस्तारक। और इन दोनों के अलावा जो चीज़ बची वो इसके अंदर आएगी विधेय में। जैसे अपन शॉर्ट रूप में बात करें तो जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। एक वाक्य में यही होती है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो। तो एक जनरली जो वाक्य होता है उसके अंदर ये तीनों चीज़ होती है। तो आपका जो ये है ना, ये यहाँ पे प्लस लगा दो, एक वाक्य है, वाक्य का फॉर्मेट हो गया है। तो आपका ये जो है, ये तो क्या है, उद्देश्य है, ये तो क्या है, उद्देश्य। और बाकी ये दोनों बचे, तो ये क्या हो गया आपका विधेय, विधेय हो गया। अब विधेय में आ जाएगा, जैसे कर्म आ गया, कर्म का विस्तारक भी आ जाएगा, क्रिया आ गई, क्रिया का विस्तारक भी आ जाएगा। अब इनके अलावा आप इंग्लिश में लिखते हो ना अदर्स, वो भी आ जाएंगे। और अदर्स को अपन क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, पूरक। तो क्रिया का विस्तारक आ गया, पूरक आ गया। अब पूरक में अदर आप जो भी गुजरना चाहते हो वो सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है भाई। क्रिया विस्तारक में, अब विस्तारक में क्या आएगा, है ना, समझने वाली बात तो ये कि भाई विस्तारक में क्या आएगा। तो विस्तारक में आप जैसे कोई विशेषण हो गया, है ना, कोई उसकी उसकी जैसे कि कोई सहायक क्रिया हो गई, है ना, क्रिया की सहायक क्रिया भी होती है, और कोई विभक्ति हो गई, कोई कारक चिन्ह हो गया, ये सब विस्तारक में। जो यानी कि विस्तारक का मतलब यही है कि जो इस पद का विस्तार कर रहे हों। जैसे मैं कहूँ कि करता, अब करता है, राम करता है, यहाँ पे राम करता है, लेकिन मैं कहूँ इस सेंटेंस को मैं ऐसे कह सकता हूँ, श्याम का भाई, श्याम का भाई राम खाना खाता है, श्याम का भाई राम खाना खाता है। या मैं यहाँ पे लिख देते हैं लक्ष्मण, लिखते हैं लक्ष्मण, ज़्यादा बेटर रहेगा।
लक्ष्मण का भाई राम खाना खाता है। तो राम खाना तो लक्ष्मण नहीं खा रहा, खाना तो राम ही खा रहा है ना। लेकिन फिर इस यहाँ पे इसका क्या काम है? यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है इसका। यहाँ पे काम सिर्फ कर्ता कर रहा है। लेकिन कर्ता का विस्तारक है। कर्ता के बारे में क्या है? डिटेल्स है। कर्ता के बारे में क्या डिटेल्स है कि कर्ता के बारे में क्या डिटेल्स है अपने पास कि जो राम है वो कौन है, उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता कह दो आप, उसकी जानकारी कह दो आप, है ना, कि क्या है, राम क्या है? लक्ष्मण का भाई है। लक्ष्मण का भाई है, तो इसका विस्तार हो गया। ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि जिसके हाथ में लगी हुई है वह राम खाना खा रहा है। तो अब उसकी विशेषता या उसकी जानकारी, उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वो क्या है? विस्तारक है, यानी कि उसके हाथ में लगी हुई थी। ठीक है। सीता का पति राम, मैं से कह दूँ सीता का पति राम। अब ये राम कोई भी तो हो सकता है ना, ये राम कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं कह दूँ सीता का पति, तो आप क्या करोगे? अरे यार, राम जी की बात हो रही है। लेकिन राम नॉर्मली भी इंसान भी हो सकता है, नॉर्मल इंसान भी हो सकता है। तो विस्तारक से अपने को उसके बारे में पता चलेगा। तो ऐसी क्रिया है, क्रिया विस्तारक हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, या धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना। तो धीरे धीरे क्या हो गया भाई? आना तो है क्रिया, आना तो क्या है? क्रिया। लेकिन धीरे धीरे क्रिया नहीं है, धीरे धीरे क्या है? विस्तारक। ठीक है। तो ये जो है, ये बात क्या है? उद्देश्य और विधेय की बात है। उद्देश्य और विधेय की बात है, जिसके अंदर फिर एंट्री कौन मारता है? विस्तारक। जो विस्तारक दोनों में आता है। तो उद्देश्य यानी कि कर्ता विस्तारक भी होगा, और विधेय का विस्तार करने वाला विधेय विस्तारक हो जाएगा। यानी कि विधेय के अंदर जो चीज़ें आएंगी, कर्म, क्रिया, विशेषण जो भी है, विशेषण विस्तारक भी हो सकता है। विशेषण की भी विशेषता बता सकता है, और भी जैसे सर्वनाम है। ठीक है। तो ये सब आ गए। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। ये तो वाक्य के अंग हैं, तो जितने भी प्रकार के वाक्य होंगे ये दोनों तो होंगे ही। ठीक है। तो क्रिया के आधार पर जो पहला प्रकार है ना, वो अपन देख लेते हैं। अब इसमें कोई क्रम नहीं है कि पहला यही है, आप पहला उनको भी ले सकते हो जो प्रयोग के आधार पर आते हैं। जैसे वो आते हैं ना संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उनको भी आप ले सकते हो। तो अपने तो इसको ले लेते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर का मतलब यही है कि भाई क्रिया कैसे कैसे चेंज होती है, क्रिया कैसे कैसे चेंज होती है। भाई क्रिया अकेली का कोई वो नहीं है, अकेली का रोल नहीं होता। या तो क्रिया आएगी कर्म के अनुसार, या क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार, या क्रिया आएगी भाव के अनुसार। तो कर्तृवाच्य, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो क्रिया है, जो क्रिया है वो अपने कैसी होती है? सकर्मक, और एक होती है अकर्मक। यानी कि इसमें तो क्या होगा? आपके पास कर्म होगा और इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है। तो अब मैं कह दूं कि कर्म होगा और एक कर्म नहीं होगा। तो अच्छा, हाँ, तो इसके अंदर पता है क्या होगा कि कर्म जो होगा, जिसमें कर्म होगा वही कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य की एक खास पहचान है कि उसके अंदर कर्म होना चाहिए। अकर्मक में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कर्म हो, है ना। तो इसके अंदर कर्तृवाच्य भी हो सकता है और कर्मवाच्य भी हो सकता है। नहीं, कर्मवाच्य तो होगा ही नहीं, कर्मवाच्य तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि कर्मवाच्य का मतलब कर्म की प्रधानता, इस कर्म इसमें है। तो इसके अंदर हमेशा क्या होगा? कर्तृवाच्य और भाववाच्य, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। दोनों नहीं होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं अपवाद, है ना, कुछ आते ही अपवाद, तो कि जिनमें कर्म भी होगा फिर भी वहाँ पे कर्मवाच्य नहीं होगा, वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है। वो बाद की बात है, सबसे पहले अपन देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि अब कर्तृवाच्य है ना। ये कर्तृवाच्य कैसे आएगा? कर्ता, कर्तृवाच्य ऐसे आ जाएगा, ये कर्तृवाच्य। तो ये है कर्तृवाच्य फर्स्ट। ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा? अरे ये गलत है रे यार, हाँ आएगा कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य में देखो कैसे कैसे बन सकते हैं ना, जो वाक्य है। सबसे पहले वाक्य कैसे बनते हैं, फिर अपन उसको चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि मैं ये कह दूँ
एक तो बन सकता है कि कर्ता। कर्तृवाच्य में क्या होगा? जिसमें कर्ता हो। कर्तृवाच्य में क्या होगा? जिसमें कर्ता हो। मैंने आपको क्या कहा कि कर्मवाच्य वही होगा, कर्मवाच्य वही होगा जिसमें कर्म हो, लेकिन कर्तृवाच्य क्या होगा? जिसके अंदर कर्ता हो, है ना। तो कर्ता प्लस क्रिया। एक फॉर्मेट तो ये हो सकता है ना, जैसे मैं कहूँ कि राम खाता है, राम पीता है, ये तो खैर सकर्म क्रिया हो गई, लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि राम जाता है, राम जाता है, तो एक फॉर्मेट तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है आपका? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। एक फॉर्मेट ये हो सकता है आपका कृतवाच्य का। फिर दो फॉर्मेट हो सकते हैं जिसमें कर्ता आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, तो मैं ये कह दूं कि राम जाता है और राम जयपुर जाता है, राम जयपुर को जाता है, तो ये यहाँ पे वही आएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा जयपुर में जाता है, जयपुर को जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये कर्म है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह दूँ कि राम जयपुर में रहता है, राम जयपुर में रहता है, तब वहाँ पे अधिकरण कारक होगा, यहाँ पे भी कर्म कारक है। तो मुद्दे की बात यह है कि करता है तो इसका मतलब कि वो कृतवाच्य है, और जो क्रिया है वो इसके अनुसार चेंज होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि राम जयपुर जाता है, एक मैं कह दूं सीता जयपुर जाती है, ये दो वाक्य आपके पास। तो इसमें आप देख लो, चाहे तो आप कर्म को छिपा लो, सबसे पहले आप कर्म को छिपा लो, छिपाने के बाद में भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राम जाता है, सीता जाती है, सीता के लिए जाता आ सकता है कि सीता जयपुर जाता है? नहीं आ सकता। राम के लिए जाति आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी कि सीता के लिए जाति ही आएगा, क्योंकि सीता क्या है? स्त्री, और जाति क्या है? स्त्री। स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग। तो कर्म का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप चाहे यहाँ पे ना कोई स्त्रीलिंग भी लिख दो, जैसे आप मुंबई, मुंबई को अपन स्त्रीलिंग में ही गिनती आ जाती है, या फिर आप कोई ऐसा गांव ले लो, या फिर आप गंगा के लिए ले लो, गंगा तो स्त्रीलिंग ही है ना। और ऐसी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे ना कर्म कुछ भी ले लो, कर्म कुछ भी ले लो, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन जयपुर रखते हैं अभी तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग और ये भी पुल्लिंग, लेकिन ये भी पुल्लिंग है और ये तो स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो इसके अनुसार आ रही है, ना कि इसके अनुसार। ये तो भाई साहब पुल्लिंग है, यहाँ पे स्त्रीलिंग होता तो फिर आप कहते कि ये पूरा स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग के अनुसार नहीं आ रही, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया नहीं आ रही। कुछ भी रख के देख लो। अब मैं कह दूँ कि सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है, यहाँ पे चाय क्या है? स्त्रीलिंग है, चाय स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर मैं कह दूँ ना दूध, दूध कह दूँ, दूध पुल्लिंग है, ठीक है। तो दूध उसके लिए भी पीती, पीती है आएगा, सीता दूध पीती है। ऐसे नहीं आएगा सीता दूध पीता है या जल पीता है, जल पीती है, पानी पीती है, ठीक है। तो यानी कि इसके अनुसार हो रहा है काम, बस यही आपको इसमें ध्यान में रखना है, इसके अनुसार काम हो रहा है। तो ये क्या है? कृतवाच्य। इसके अनुसार क्रिया बदले तो कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी कि कर्ता का प्रभाव किसके पड़ रहा है? क्रिया पे पड़ रहा है। दूसरा ले लेते हैं अपन कर्मवाच्य। क्या लेते हैं? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा कि ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें क्या होता है कि कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। जैसे कि पहला वाक्य तो अपन यही ले लेते हैं कि राम जयपुर जाता है, ये तो आपका हो गया कृतवाच्य। इसी को मैं अब मैं क्रमवाचक उदाहरण लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि राम के द्वारा जयपुर जाया जाता है, राम के द्वारा जयपुर जाया जाता है, ठीक है। और सीता के द्वारा, सीता के द्वारा जयपुर जाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, सीता के लिए भी जाता है आ रहा है और राम के लिए भी जाता है आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी स्त्रीलिंग, पर वहाँ पे क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग ही है। भाई राम के लिए भी अगर सेम है तो जाती आता ना, अगर सीता के द्वारा जयपुर जा ही जाती है ना, ऐसे नहीं आता। तो यानी कि कर्ता के अनुसार तो बदल रही नहीं है क्रिया, इसका मतलब कि कर्तृवाच्य तो नहीं होगा ये। फिर अपन देखते हैं कि राम के द्वारा जयपुर जाया जाता है, सीता के द्वारा जयपुर जाया जाता है। अब मैं आपको कोई स्त्रीलिंग शब्द रखूं जयपुर की जगह, जयपुर की जगह कोई स्त्रीलिंग, जैसे कि अब स्थान में तो क्या, स्थान में तो होएगा नहीं, स्थान तो सभी लगभग पुल्लिंग में जाते हैं ना। लेकिन इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि सीता के द्वारा सीता के द्वारा दूध पिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, दूध क्या है, दूध क्या है, पुल्लिंग, ठीक है, दूध क्या है, पुल्लिंग। उस वाक्य में क्या हो रहा था, सीता दूध पीती है, स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग आ रहा था। यहाँ पे सीता स्त्रीलिंग है ना, लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं आ रहा, दूध क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चाय कर दूँ ना, चाय, तो यहाँ पे पीता ही नहीं आएगा, सीता के द्वारा चाय पिया जाता है, नहीं चाय पी जाती है ऐसे आएगा, चाय पी जाती है। तो इसके अनुसार चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा।